बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमन हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़रीन, डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी कफ़ायत शुआरी के नाम पर सेहत के बजट में 5% तक कमी कर दी गई है। अस्पतालों को जारी किए गए फंड से कटौती कर ली गई। 5,000 सरकारी स्कूलों के इंतजामी अमूर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्पुर्द कर दिए गए। इकबाल टाउन पुलिस नाका पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 2 कांस्टेबल शहीद। और 15 करोड़ के 80 वेंटिलेटर्स सरकारी अस्पतालों को फराहम कर दिए गए। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, जिनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर रजा खलील। अस्सलाम वालेकुम रजा साहब, क्या हाल चाल है? मैं ठीक, बिल्कुल। ऐसा कफ़ायत शुआरी याद आ गई है हुकूमत को, और वो जो याद आई है वो फिर सेहत पे नज़ला गिर रहा है और 15% तक फंड्स जो है उसकी कटौती कर ली जी, कफ़ायत शुआरी एक बड़ा दिलचस्प हुकूमती इक़दाम है। कफ़ायत शुआरी होनी चाहिए थी, हुकूमती ज़ाती अखराजात जो हैं उसके ऊपर कफ़ायत शुआरी होनी चाहिए थी। बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ ख़रीदी जाती हैं हुकूमती लेवल पर, और जिनका ज़रूर और इस्तेमाल सिर्फ यही होता है कि वो सरकार इस्तेमाल करती है कैवलकेड के तौर पर, कैवलकेड का हिस्सा बनती हैं, प्रोटोकॉल का हिस्सा बनती हैं बेशुमार। जो कफ़ायश होनी चाहिए थी कि ये जो डोल आउट कर दिए जाते हैं पैसे बिला वजह, उस पर कफ़ायश वारी होनी चाहिए थी कि ये चीज़ें जो अब हम महंगी ख़रीदते हैं आम मार्केट रेट से, ख़ास तौर पर हुकूमत जब ख़रीदती है बैन अवी मार्केट से, तो वो महंगी क्यों होती हैं। कफ़ायश वारी और अकाउंटेबिलिटी इस बात पे भी होनी चाहिए थी कि निंदीपुर पावर प्रोजेक्ट क्यों ख़त्म हो गया, ये क्यों ख़राब हो गया। और कफ़ायश वारी इस बात पे भी होनी चाहिए थी कि ये लाहौर के अंदर एक मनसूबा शुरू होता है, फिर इतना डिले होता है, इतना डिले होता है, इतनी लागत डबल से ट्रिपल हो जाती है। कफ़ायश वारी इस पे होनी चाहिए। सेहत और तालीम में कफ़ायश वारी का मतलब है कि आम लोगों को मुतासर करना इस कफ़ायश वारी का। ख़ास तौर पर इस कफ़ायश वारी को कफ़ायश वारी नहीं कहेंगे, बल्कि आप ये कहेंगे कि इसकी तरफ हुकूमत ने अब बुखल से काम लिया है और बहुत ही कम ख़र्चा दिया है इन दो महकमों को। अब अगर आप एनालिसिस करते हैं पिछले चंद सालों से, और हम बार बार इन प्रोग्राम्स के अंदर हम डिस्कस भी करते रहते हैं कि क्या होता है और किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आती है महकमा सेहत के अंदर, तो हमें काफ़ी अफसोस मिलते रहते हैं कि कोई इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं। खातर का इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है, मैं तो उस दिन इम्प्रूवमेंट समझूंगा कि जब ये जो एम्बुलेंसेज हर रोड पे जो लाहौर के अंदर घुस रही होती हैं वो दीगर शहरों में ही रह जाएं, वहाँ इतनी सहूलियात मुयसर हो, हर DHQ लेवल पे, हर THQ लेवल पे, हर बेसिक हेल्थ यूनिट पे, कि वो लोग जो हैं उनको वहाँ पे स्कैनिंग भी हो, वहाँ पे CT स्कैन भी हो, सब कुछ हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये कफ़ायश वारी है। डिपार्टमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट ही क्यों जी बिल्कुल, पुलों से पैसे क्यों नहीं कम करते? क्यों नहीं ये समझते कि यार यहाँ से पैसे जो है वो हमें कम करने चाहिए? हमेशा इन दो डिपार्टमेंट्स के फंड्स क्यों कम किए जाते हैं जो दूसरे मंसूबों पर लगा दिए जाते जी हैं? बिल्कुल, ये मंसूबे भी क्या दूसरे, आप ये देखें ना कि मंसूबा हेल्थ के हवाले से अगर देखें और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप करते हैं, तो लाहौर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हर बार लिटिगेशन का शिकार होता है, और लिटिगेशन की वजह से बेतहाशा हुकूमती नुकसान होता है। अब ये भी कहा जा रहा है और बहुत सारे लोग अस्यूम कर रहे हैं कि ये लिटिगेशन हुकूमत खुद करवाती है ताकि उसको री बजट कर लें, री प्लान, यानी एक मंसूबे का एस्टिमेट है, उसको दोबारा एस्टिमेट जब वो लिटिगेशन की वजह से डिले होता है तो फिर वो इतना लंबा हो जाता है कि वो उसको रीअसेस करती है और रीवैल्यूएट करती है उस बजट को, और फिर वो बजट जो अगर 30 अरब का है तो वो 70 अरब पे चला जाता है, और फिर वो कफ़ायश वारी कहाँ चली जाती है? बिल्कुल सही, अब मसला यह है कि गवर्नमेंट की जब तक प्रायोरिटीज़ नहीं होंगी कि दूसरे शहरों में आम तरक्की के रोज़गार मौके और सब कुछ मुहैया करें, तो उस वक्त तक यहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। और ये इसकी कटौती कर देना हेल्थ के शोबे की या एजुकेशन के शोबे की कटौतियाँ कर देना, इसका तो सरासर नुकसान आवाम को होता है। इसका हुकूमत को या हुकूमती बजट को इतना फ़ायदा नहीं होता जितना आवाम को नुकसान हो जाता है। तो लिहाजा इस वक्त ज़रूरत यह है कि एमरजेंसी लागू की जाए सेहत के शोबे में भी और हेल्थ के शोबे में भी, और इतनी मर्राहत दी जाए यहाँ इन दिनों दो शोबों में कि लोग मेहनती और बाहर जो चले जाते हैं, जाके पढ़ाना शुरू कर देते हैं, या डॉक्टर्स बाहर जाके प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं,
कि वो कहें कि हम पाकिस्तान में जाके प्रैक्टिस करें और पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स को हम एम्पावर करें और ख़ासतौर पर पंजाब के हॉस्पिटल्स को, तो फिर तो हम कहेंगे कि ये एक बेहतर कदम है। अदरवाइज तो ये एक डिस्ट्रक्टिव कदम बिल्कुल लगता सही। है। अब 15% अगर कमी की गई है तो उसमें हेल्थ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बिजली, गैस, हंगामी तौर पर खरीदी जाने वाली अद्वियात और इसके जी साथ बिल्कुल, साथ इमारतों की मुरम्मत, देखभाल, सब कुछ मुतासर होगा। सब लेकिन मुतासर कौन होगा। जिम्मेदार होगा इसका? अच्छा, इसका फिर क्या होगा मुतासर, एक तो ये कि ना आप जो प्राइम लोकेशन पे हॉस्पिटल्स हैं, जो आपको मीडिया को हमको सबको नज़र आते हैं, वो तो बचे रहेंगे, लेकिन जो हॉस्पिटल्स मोहल्लों में हैं या छोटे इलाकों में हैं या वो कहाँ बचे हुए हैं? वो कहाँ आपको पता है जो मेन अस्पताल हैं उनके हालात क्या जी हैं? बिल्कुल, तो मुफ्त अद्वियात का नारा बाकी तो लगाते बिल्कुल हैं, मिलते तो है नहीं। अब क्या मरीज को दवाई देने के बजाय ये कहा जाएगा कि हुकूमत पंजाब कफ़ायत-शुआरी कर रही है, अपनी दवाई खुद खरीद कर जी आएं? बिल्कुल। ये और कोई फिर तरीक़ेकार तो ना दवाइयों का हुआ? रेट्स पिछले दिनों में जो जिस शरह से शरह से इजाफा बढ़ा हुआ है। है, हाँ। वो तो ये है कि बंदा दवाई खरीदे और कैसे खरीदे, कि एक दवाई जो 100 रुपये 150 रुपये में आनी चाहिए वो 300-400 रुपये के करीब चली गई है। तो एक आम मिडिल इनकम वाला या लो इनकम वाला बंदा जो है या फैमिली, वो किस तरह से अफोर्ड करे? फिर वो यही होगा कि वो गोला गंडों वालों के पास जाएगा, वो दरूद जो करते हैं, जो तावीज़ करते हैं, वो इस तरह उस तरफ चला जाएगा और फिर वही सोसाइटी के अंदर चीज़ें शरायत कर और जाएंगी फिर इसी तरह से जिनकी क्वैकरी भी आप तो नफ़ी फरोग करते पाती हैं। है। हाँ, जहाँ आपको सस्ते डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाते जी हैं, बिल्कुल, सस्ती क्वाक्स की मेडिसिन, तरफ चले जाएंगे। क्वैक्स की तरफ चले जाएंगे आप, वो चीज़ जो है वो प्रमोट होना शुरू हो जी जाएगी। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो हमारी फोर्थ टॉप स्टोरी थी, मैं अभी डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि इंटरलिंक है। 15 करोड़ के 80 वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में फराहम किए गए हैं। जी बिल्कुल। अच्छी खबर है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस का ख्याल कैसे रखा जाए? जी बिल्कुल, अगर वो 80 वेंटिलेटर्स पंजाब भर में अगर वो तकसीम हुए हैं और मेरिट पे तकसीम हुए हैं और हॉस्पिटल में ख़ास तौर पर जो आउटस्कर्ट्स के और रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स के हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये वेंटिलेटर्स इस्तेमाल हुए हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है और उनसे अगर इस्तेफादा भी हो रहा है। और अगर उनकी प्रॉब्लम है मेंटेनेंस की, अब सवाल ये पैदा होता है कि उम्मीद है जाहिद चौधरी साहब इसकी मेंटेनेंस के हवाले से भी स्टोरीज देंगी कि देंगे कि क्या ये 80 हॉस्पिटल जो वेंटिलेटर्स हैं ये इस वक्त इस्तेमाल में भी हैं भी या नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये होती है कि एक मशीन जब इंपोर्ट की जाती है तो फिर फ़ौरन जब वो ख़राब हो जाती है तो उसको सही करवाते करवाते भी एक अरसा गुजर जाता है और फिर वही प्राइवेट हॉस्पिटल माफिया जो है वो सरगर्म हो जाता है और मशीनें चलती फिरती भी उनको ख़राब डिक्लेयर करवा देता है जो सरकारी हॉस्पिटल्स में होती हैं। और फिर जो करीब तरीन सीटी स्कैन वाला होता है या वेंटिलेटर्स वाले होते हैं या कोई और सर्विसेज जो मुहैया कर रहे होते हैं हेल्थ के हवाले से और जिनके पास इक्विपमेंट होता है या मशीन्स होती हैं, फिर उनकी चांदी हो जाती है। तो ये हम गुज़श्ता 10-12 सालों से, जब से हम सहाफ़त में तब से और उससे पहले हम सुनते चले आ रहे हैं कि किस तरीके से कार्टल्स और माफिया बनते हैं सेहत के शोबे में और फिर वो जो ऐसे ऐसे तरीके अख्तियार करते हैं कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स जो सरकारी सतह पे चलते हैं उनको फेल करते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी को मुतासर करते हैं और फिर एट द एंड ऑफ डे उनके बिजनेस जो है वो बूमिंग हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अच्छी खबर है, गंगाराम अस्पताल को भी खराब वेंटिलेटर की जगह 6 नए वेंटिलेटर्स दिए गए हैं और बाकी के जो वेंटिलेटर्स हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में डिवाइड किए गए हैं। अगली हमारी टॉप स्टोरी एजुकेशन के हवाले से है। 5000 सरकारी स्कूलों के इंतज़ामी अमूर जो हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन यानी कि पीफ के सपोर्ट करने का जो है वो फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा कदम है कि वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो रही है यहाँ पे कि एक महकमा बनाया एजुकेशन का, फिर उसको सब डिवाइड करके एजुकेशन फाउंडेशन आपने बना दिया या उसका एक फाउंडेशन एक डेवलप कर दी एक सोसाइटीज़ एक्ट के तहत या जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के सपोर्ट किया गया ये तमाम इंतज़ामी अमूर। पहले तो ये था कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे थे उसकी ज़िम्मेदारी, उनके स्कॉलरशिप, उनकी फ़ीसेस, उनकी किताबें पेफ जो है वो अदा कर रही थी। अब तमाम सरकारी स्कूलों का 5000 सरकारी स्कूलों का इंतज़ाम उनको दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये एक तरह से एक पैरेलल सिस्टम, एक मुतवाज़ी सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है और इसका रिज़ल्ट यही होगा कि ना आधा तीतर आधा बटेर वाली बात होगी कि ना वो पूरा एजुकेशन सिस्टम सही तरीके से चल पाएगा और ना PEF। अब PEF को जब बनाया गया तो उसका बुनियादी मकसद तो ये था कि ये बुक्स वगैरह और ख़ास तौर पर फंड्स वगैरह के लिए ये बनाई गई थी। अब इसको इसके अपने डोमेन से बाहर की एक ड्यूटी दे दी गई है और वो अगर वो इसके पास अमला तैयार नहीं है, ट्रेंड नहीं है या डेडिकेटेड स्टाफ नहीं है तो एट द एंड ऑफ डे जो है वो टारगेट्स मीट नहीं होंगे, एजुकेशन की तरफ इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, तो फिर यही मसला होगा। बात शुरू से जो हम कर रहे थे वो यही है
कि एजुकेशन और हेल्थ में अगर आप बजट सही मुनासिब देते हैं और ये समझ के देते हैं कि ये एजुकेशनल और हेल्थ की जो है एमरजेंसी है, और अगर मुल्क में और ख़ास तौर पर सूबे में तालीमी हालत बेहतर करनी है तो फिर प्राइमरी सतह पे तालीम बेहतर हो, उस्ताद की रिस्पेक्ट भी हो और उस्ताद से अकाउंटेबिलिटी भी की जाए, उसका मुआवजा भी हो लेकिन उसकी रिस्पेक्ट भी हो। ये एक बैलेंस है, एक नाजुक सा बैलेंस होता है जिसको आपने कायम रखना है कि कहीं गलती भी ना हो, ये भी ना हो कि गैर हाज़िर हो, एब्सेंटीज़म हो, और ये भी ना हो कि आप इतना डंडा इस्तेमाल करें कि वो आगे बच्चों पे डंडा इस्तेमाल करना शुरू कर दे। इम्प्रूवमेंट और रिफॉर्म्स का तरीक़ाकार तो इस तरह का होना चाहिए। फिर ये कि एजुकेशन पॉलिसी जो मुख्तलिफ औकात में आती रही हैं उनका सही तरीके से नाफिज होना चाहिए था, और अब भी एक एजुकेशन ऐसी एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है जो 18वीं तरमीम के बाद पंजाब में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और सिलेबस को अप टू डेट करना चाहिए और सिलेबस के साथ छात्रा को सालाना रिफ्रेशर कोर्सेज पे भेजना भी चाहिए। हमारे सरकारी स्कूलों के ये एक अच्छा इकदाम नहीं होगा कि फ़ीस भी हुकूमत पे करेगी, किताबों के पैसे भी हुकूमत देगी, चेक एंड बैलेंस भी रहेगा और जो तालीमी मयार है शायद वो भी बेहतर हो। जी, ये इस लिहाज से मुझे इसमें डाउट नज़र आता है जो ओवर द पास्ट जो हम देखते चले आ रहे हैं, इनका एनालिसिस करते चले आ रहे हैं कि डेडिकेटेड एक डिपार्टमेंट है ना ज़िले सतह पे, ईडीओ एजुकेशन है, फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, एलिमेंट्री भी है और इसके अलावा भी है, ज़लाना भी है, मर्दाना भी हैं, ठीक है। आपके पास एक पूरा हायरार्की है, उस हायरार्की पे आप ट्रस्ट करें और जहाँ जहाँ कोताहियाँ हैं, जहाँ जहाँ टीचर्स नहीं हैं वो टीचर्स मुहैया करें। अब क्या हुआ है कि इन्होंने 25 की या 30 की या 50 की एक रखी हुई है कम से कम तादाद एक टीचर की रेशो, ये कम करके 20 पे आनी चाहिए। अगर 20 पे आप रखते हैं तो उन स्कूलों में और टीचर्स जो हैं उनको डिप्लॉय करें, अपॉइंट करें, और जितने ज़्यादा टीचर्स होंगे उतना ही ज़्यादा जो है एजुकेशन बेहतर होगी। फिर ये कि एजुकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट्स के लिए ज़रूरी है कि आप टीचर्स के रिफ्रेशर कोर्सेज करवाएं और टीचिंग को एक रिस्पेक्टेबल ज़रिया माश बनाएं। ये नहीं है कि टीचर ग्रेड 19 का भी है लेकिन एक ग्रेड 16 का या SHO जो है वो टीचर की बैंड बजा देता है और उसको जलील और रुस्वा कर देता है, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल सही। ये तरीक़ाकार तो आप टीचर की रिस्पेक्ट जब आप माजी में देखते हैं और हम मुख्तलिफ रवायात और हकायात पढ़ते हैं और हम जैसे हारून रशीद के बेटे जो खलीफा ही थे मामून रशीद का देखते हैं कि दोनों भाई जो है मामून और अमीन वो बढ़ चढ़ के भागते थे कि अपने उस्ताद की जूतियां जो हैं वो सीधी करें, उनके जूते सीधे करें। तो जब वो उस वक्त और वो हमारा उरूज का ज़माना शुरू होता है, उस्ताद की भी रिस्पेक्ट होती है। जब हम उस्ताद की रिस्पेक्ट ख़त्म करते हैं तो उरूज भी हमारा ज़ीरो हो जाता है और हमारी वो रिसर्च ख़त्म हो जाती है। उस्ताद को इज़्ज़त दें, उस्ताद से जवाब भी लें, उसकी परफॉर्मेंस भी इवेल्यूएट करें, सब कुछ करें, लेकिन पहले इज्जत दें और उसका मायार ज़िंदगी वही होना चाहिए जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क में होता है। हमें अशफाक अहमद की कहानियाँ याद आती हैं कि वो बहसियत टीचर, उनसे कोई चलान हो गया इटली में, तो वो इटली के कोर्ट में गए दूसरे तीसरे दिन जो भी तारीख थी, तो इवन के जज जो इटली का है जो उस कोर्ट का था वो खड़ा हो गया कि उस्ताद आ गया मेरी अदालत में, और उन्होंने मसला रफा दफा कर दिया और उस्ताद की ये वैल्यू है। स्टेशन पे जाते हैं कि टीचर जो है वो उसकी वैल्यू ये होती है कि जो लोग समझते हैं कि ये टीचर आ रहा है तो उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ क्या ऐसा मामला है? हमने उसकी एनर्जी और उसका जो जज्बा और उसका जो मिशन है वो तो हमने छीन लिया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि रईसी कसर भी निकाल दें। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकली जो हो रहा है ना फील्ड के अंदर कि कुछ रिटायर्ड फौजी मुलाजमीन रखे हुए हैं जो टीचर्स को जाके चेक करते हैं। एक टीचर ने साइन इस तरह से भी किया है तो उसकी वो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और फिर उसको भगाते हैं इतना कि वो जलील और रुस्वा हो जाता है। ठीक है, आपने एक तरीक़ाकार ऐसा अख्तियार कर लिया है जिसमें टीचर कम और ऐसे लगता है जैसे पियोन हो या इससे भी नीचे कोई अगर ग्रेड 4 का मुलाजम हो कोई। जब आपने उसके ज़िम्मे ये सौंपा है कि वो आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनाए और आपको एक पसमानदा कौम से तरक्की याफ्ता कौम की तरफ ले जाए, तो फिर आपको उसको उस तरीके से इज्जत भी देनी है और उसको उस तरीके से फैसिलिटेट भी करना है, वो बरकरार रहना चाहिए। तो वो ऑब्वियसली उसकी जो डिलीवरी है वो बेहतर हो जाएगी। सिमिल आप देखें हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए। हमारी एजुकेशन ही बुनियादी चीज़ है, अगर वो बेहतर थी
तो हम कुछ बेहतर हैं, बिल्कुल सही। और अगर इससे भी बेहतर होती तो हम और बेहतर होते, और अगर बेहतर ना होती तो हम कहीं नीचे पड़े होते। तो ये ज़रूरी है कि एजुकेशन में टीचर को स्कूल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ है। तब मुमकिन होगा जब आप टीचर्स को जो है वो फ्री हैंड देंगे और उनके ऊपर वो ट्रस्ट करेंगे, उनका वो मुकाम बरकरार रखेंगे, तो ऑब्वियसली उनके जो डिलीवरी के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ मज़ीद खबरें हम डिस्कस करेंगे। अगली खबर भी हमारी एजुकेशन के हवाले से है, लेकिन उसमें खबर ये है कि तलबा की तफरीही टूर्स जो हैं वो हायर एजुकेशन और स्कूल्स एजुकेशन जो है उनकी जो इजाज़त है उसके बाद किया जाएगा। उनकी मंजूरी से मशरूत कर दी गई है, इजाज़त की मंजूरी से मशरूत कर दी गई है, और फिर SOP जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये कीपिंग इन व्यू द थ्रेट ऑफ टेररिज्म और सिक्योरिटी जो सिचुएशन है, तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हायर एजुकेशन कमीशन इन सब ने मिल के लेने हैं। और अगर ये ले लेते हैं और इस जो एक क्रिटिकल फेज़ है हमारी ज़िंदगी का, और इससे हम बहिफाज़त निकल जाते हैं, तो फिर देखा जाएगा तफरीह भी होती रहेगी, लेकिन तफरीह में थोड़ी सी लिमिटेशंस और इस तरह की चीज़ों को इन यानी बिफोर गोइंग आउट एनी प्लेस, इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड एंड दैट प्लेस हैज़ बीन वेल गार्डेड बाय दी कंसर्न डिपार्टमेंट्स, तो इसका ये फ़ायदा होगा कि वो सिक्योरिटी होगी और वालिदैन भी महफूज होंगे अपने बच्चों की तरफ से, और बच्चे भी महफूज होंगे। और सबसे बड़ी बात रहा साहब, जो एक डर और खौफ स्टूडेंट्स के जहन में बैठ चुका है सिक्योरिटी सिचुएशन को कंसिडर करते हुए, वो थोड़ा खुलेगा कि हम एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, वी कैन डू एवरीथिंग, चाहे वो तफरीही दौरे हों, चाहे वो तालीमी दौरे हों, सिक्योरिटी हमें मिल रही है, सो वी कैन डू इट। हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप ज़ैनुल हसन से हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में एक मरतबा फिर से। और आज हम बात करेंगे लाहौर के बारे में। जो सेगमेंट है हमारा समादी वस्ती राम के हवाले से, क्या है ये, क्या नवादरात यहाँ से मिले हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, इस पर हम बात करेंगे। शामिल करेंगे अपना सेगमेंट मेरा शहर लाहौर। जी, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में रज़ा खरल साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। और हम कंटिन्यू करेंगे, पहले तो हम खबरें डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो एक नया सेगमेंट जो हमने लाहौरियों के लिए शुरू किया ताकि लाहौर की इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल लाहौर के बारे में जितना मालूमात इकट्ठी की जाए वो कम होती हैं। और लाहौर में जो लगता है एक रोमांस का नाम है, एक मोहब्बत है लाहौरियों को लाहौर से, तो जितना आप जानना चाहते हैं पैशन उतना ही जो है बढ़ता रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक मैं चाहूँगी कि आप ही उसको ज़रा डिफाइन कर दें। जी बिल्कुल, ये समाधि भाई वस्ती राम एक जो आउटर वॉल है या फोर्टिफिकेशन वॉल किला लाहौर की, जो महाराजा रंजीत सिंह जो फर्स्ट एम्परर ऑफ सिख किंगडम ऑफ पंजाब, उसने बनवाई थी। उसके साथ ही ये समाधि है। समाधि होती है रिमेन्स जो बरियल या के हिंदू और सिख मज़हब में जब जलाते हैं मुर्दे को, तो या जो फौत होता है, तो उसके बाद जो रिमेन्स होते हैं उसके, वो एक छोटे से बर्तन में या डोल में या घड़े में या छोटी सी जो एक मट्टी का बर्तन उसमें रख के फिर एक जगह रखते हैं, और फिर उसके ऊपर एक यादगार या जो अमीर होते हैं वो बनाते हैं। जो समाधि भाई वस्ती राम भाई वस्ती राम, ये एक तरह से रूहानी उस्ताद था महाराजा रंजीत सिंह का। 1799 में जब महाराजा ने पंजाब पर कब्ज़ा किया और ख़ासतौर पर लाहौर किला लाहौर पर कब्ज़ा किया, तो लाहौर का वो हाकम बन गया और बाद में शेर पंजाब भी कहलाया। तो उसके साथ ही भाई वस्ती राम भी लाहौर में आके सेटल हो गए, और यहीं पे जब फौत हुए तो यहीं पे उनकी समाधि बनाई गई, उनकी चिता जलाई गई। तो फिर यहीं किले के बिल्कुल बैरूनी दीवार जो फोर्टिफिकेशन वॉल उसके साथ, अब ये 200 साल पहले की बात है अब तकरीबन, तो तब से लेकर ये समाधि का इर्द गिर्द का जो इलाका है, ये कह लें कि बिल्कुल ज़ेर ज़मीन आ चुका हुआ था, ऊपर मिट्टी आ गई हुई थी और समाधि सिर्फ उसके कुछ रिमेन्स नज़र आते थे। और इस समाधि के बारे में यह भी है कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद का वाक़या पेश आया, उसको शहीद करने की जिसारत की गई हिंदुस्तान में, तो उसके बदले में और उसमें गुस्से में आकर कुछ लोगों ने और मुसलमानों ने यहाँ पे
कुछ ऐसी इमलाक जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी तरह गैर मुस्लिमों के साथ था, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो ये समाधि भी उसी नुकसान की जद में आई, उन वाक़यात की जद में आई, और इसका बहुत सा हिस्सा जो है ऊपर से वो ख़राब कर दिया गया या तबाह कर दिया गया। उसका वाइट मार्बल जो बिल्कुल बड़ा खूबसूरत था, अच्छा। वो ख़त्म हो गया। ओहो। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये एक 22 मिलियन रुपए का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत इस समाधि को रिस्टोर करना था। अच्छा। इसकी आउटर वॉल को 2 मंजिलें हैं, इसकी अंदर से और बाहर से इंतहाई फ्रेस्को स्टक्को ऑर्नामेंटेशन है इसकी, और देखने से ताल्लुक़ रखती है। कोई भी सिख इमारत लाहौर में इतनी ज़्यादा रिफाइंड और कल्चर्ड नहीं नज़र आती जितनी ये समाधि थी। सही सही सही। अब इस समाधि की जब इन्होंने एक्सकेवेशन शुरू की पिछले साल, तो कुछ चीज़ें और नज़र आना शुरू हुई। जैसे प्लेटफॉर्म है, वो नज़र, कुछ 100-150 साल पहले से वो दफन हुआ था, वो नज़र आया उस प्लेटफॉर्म को। और जब इन्होंने कुरेदा और एक्सकेवेशन, जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन शुरू की, तो उसके साथ अब पानी का हौज़ भी एक नज़र आया। अब उस पानी के हौज़ के साथ 7 फव्वारे भी, और उन फव्वारों को पानी देने के लिए वो एक पूरा चैनल बना हुआ जहाँ से पानी आता है। फिर उस साथ उस जगह पे ऊपर किले की दीवार के बिल्कुल साथ एक वेल भी नज़र आया। अब वो वेल काफ़ी हद तक इन्होंने डिग कर लिया है, और ये जो फव्वारे हैं साथ, इनको मुख्तलिफ़ शक्लों के हैं ये, और इंतहाई खूबसूरत हैं। इनको आप जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि ये जगह जो है ख़ास और देखने वालों के लिए ये खूबसूरत हो। और इसके अलावा यहाँ पे एक 4 दीवारी बनाई जा रही है जिसके ऊपर लोहे का जंगला लगेगा। अच्छा। ताकि ये इमारत भी प्रोटेक्ट हो, जो चीज़ें नई नज़र आई हैं वो भी महफूज हों। और एक तरह से ये एक्सकेवेशन है जो डिपार्टमेंट ने की है, और क्रेडिट जाता है उनको ख़ास तौर पर इस समाधि की बहाली के हवाले से। वस्ती राम बड़ा है, क्लासिकल किस्म का एक इमारत है जो जिसमें मुग़ल और सिख तर्ज में तामीर दोनों नज़र आते हैं जी। उसका इंटीरियर जो है वो स्टक्को, फ्रेस्को और इस तरह की ऑर्नामेंटेशन, जिसमें फ्लोरल पैटर्न्स भी हैं, पत्तियां भी बनी हुई हैं, और इसका वाइट मार्बल के ऊपर आउटर सारा वाइट मार्बल का है। अब सिख पीरियड में इस तरह की जिसका ऐसी बिल्डिंग बहुत कम दिखाई देती हैं जिनका आउटर पोर्शन वाइट मार्बल का और मार्बल के ऊपर भी काम किया हो, यानी ट्रेसरी की हुई है। और ये बड़ी खूबसूरत इस हवाले से, और हुकूमत पंजाब खास और महकमा आर्कियोलॉजी जो है इसकी प्रिजर्वेशन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। दूसरा, इसके साथ जो एक्सकवेशन का प्रोसेस जब शुरू हुआ ना, तो और बहुत सी समाधियाँ, कम से कम 3 और समाधियाँ इस तरह की मिली हैं उसी जगह पर। ये छोटे साइज़ की हैं, लेकिन ये हैं वो भी उसी दौर की, जो उसके फ़ौरन बाद। क्या होती है साहब? क्या वो कब्र की तरह बनी होती है या नहीं तख्ता लगा होता है? नहीं, इसका इस तरीके जो लाहौर में समाधियाँ जो मिली हैं या जो नज़र आती हैं, ख़ासतौर पर हिंदू पीरियड या सिख पीरियड से ताल्लुक़ रखती हैं, वो यही है कि दरमियान में एक गोल सी जगह होती है। ये एक कमरा चाहे बना हो, चाहे गोल कमरा बना हो, चाहे चौकोर कमरा बना हो, मुरब्बा की सूरत में हो, उसके दरमियान में उन्होंने जो है वो गड़ा खोदा होता है या एक बनाया होता है एक गड़ा, और उसके अंदर वो मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें राख और इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं। क्या उसको ऊपर से कवर ऊपर से कवर्ड होता है, बिल्कुल ऊपर से कवर्ड होता है। तो वो एक गोल शेप का एक गड़ा होता है जिसमें रख के उसको, जी बिल्कुल गोल शेप का इस तरीके से होता है। अब ये और मिले हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिफिकेशंस तो पॉसिबल नहीं है। उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह बहुत सारे बड़े बुजुर्गों की कब्रें होती हैं, फिर उनके साथ साथ और भी कब्रें नामालूम भी होती हैं। ये बिल्कुल ऐसे भी होते हैं, उस ख़ानदान की भी हो सकती हैं, उसके अलावा भी कोई हो सकती है, हल्का इरादत पर लोग उनकी भी हो सकती हैं। लेकिन ये इस लिहाज से अहम है कि जो है ये एक नई चीज़ जो है वो आ रही है हमारे साथ। और जब आप किला लाहौर में दाखिल हों, यानी बाहर पार्किंग में हैं, तो आपको साथ साथ बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो ऑलरेडी वहाँ पर समाधि मौजूद है, कुछ नई चीज़ें भी मिल रही हैं। आइडेंटिफिकेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली जा सकती है कि कितने साल पुरानी है, कौन से दौर की है। क्या उनकी बुकलेट्स वहाँ पर मौजूद होती हैं लोगों को बताने के लिए? अभी तो नहीं। खास समाधि भाई वस्ती राम के हवाले से भी आप गूगल पे भी जाते हैं, बहुत कम मालूमात हैं, बहुत ही कम मालूमात हैं। लेकिन ये अब महकमा जो आसार कदीमा है, इसकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि रिसर्च भी करें, और जो रिसर्च करें वो सामने आए लोगों के, और उस पर आर्टिकल्स भी आने चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ काबिल गौर है वो समाधि बाय वस्ती राम के साथ जो छोटी समाधियाँ जो बाद के दौर की बनी हैं कंपैरेटिवली,
हो सकता है ब्रिटिश पीरियड में बनी हो सकता है क़याम पाकिस्तान से थोड़ा पहले बनी हो, और फिर दस्त बुर्द ज़माना का शिकार हो गई हों, जैसे बहुत सारी इमारतों के साथ होता है। और फिर जब 1992 में जब यहाँ पे जो इस तरह के वाक़यात हुए, जब ख़ास तौर पर वो जो गैर मुस्लिमों से मुतालिक प्रॉपर्टीज़ थी, वो उस गुस्से में जो हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद में वाक़या पेश आया था, उसके बदले में जो यहाँ नुकसान शुरू हुआ, उसकी वजह से कई चीज़ें डेब्रिज बन गई, कई चीज़ें मलबे का ढेर बन गई, मुख्तलिफ होती जा रही है। और हम भी और ख़ास तौर पर लाहौरी भी कदरे इस हवाले से लिबरल और अच्छे जहन का इस्तेमाल कर रहे हैं और रख रहे हैं कि जो ये चीज़ें हैं ये हमारी तारीख से ताल्लुक़ रखती हैं। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, हुकूमत पाकिस्तान की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ जहाँ भी ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। अब इसके अलावा झिंगर शाह सुथरा एक इमारत है, वो भी उसको भी बेहतर कर रहे हैं। और किले के साथ अब आप जाते हैं, जब पहले तो जाते थे तो पता है जो अब शालीमार बाग से या कहीं और से या बादामी बाग से आते थे तो एक उजाड़ सा था, अब एक मुख्तलिफ है, ग्रीन एरिया नज़र आता है। और फिर ये ग्रेटर इकबाल पार्क भी तो बनाया जा रहा है, जो एंटरटेनमेंट का ज़रूर एक और नई दुनिया जो है वो खुलेगा, क्योंकि शाही कला को बादशाही मस्जिद और बादशाही मस्जिद को मीनार पाकिस्तान से मिलाया जा रहा है। खैर, दैट इज़ अनदर प्रोजेक्ट। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और शुक्रिया इसलिए भी कि लाहौर के बारे में आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमें जो है वो बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सेगमेंट शामिल करेंगे अपना, जिसमें हम सब्जी मंडी से आपको अपडेट्स देते हैं आज के भाव। हसन अली मक्का कॉलोनी से मौजूद है। हसन, बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? महंगाई में क्या कोई कमी देखने में आ रही है? जी सीमल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग के इलाके मक्का कॉलोनी में, और अगर सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज जो है वो मामूली इजाफा जो है वो नज़र आता है। और अगर बात की जाए सरकारी नक़नामे की, तो सरकारी नक़नामे की वही सूरत हाल है कि आवाम को किसी भी किस्म का कोई भी रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा रहा, और जो सरकारी नक़नामा है वो शहर के किसी भी इलाके में उस पर अमल दरामद जो है वो ख़ास तौर पर वो नहीं किया जा रहा, जिसकी शिकायत रोज़ाना जो है वो सार्फिन करते नज़र आते हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ दावे करती है कि आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो आवाम को किसी भी किस्म का कोई भी रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा रहा। अगर कीमतों की बात की जाए तो आलू जो है वो 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, प्याज 40 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, टमाटर 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लहसन 240, जबकि अदरक जो है वो 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह से बैंगन जो है वो 60 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, पालक जो है वो 20 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, साग जो है वो 30 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, खीरा 40 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, मटर 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लीमू 120 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, करेले 160 रुपये में, जबकि भिंडी जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, और अरवी जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह से घिया कद्दू जो है वो 60 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, टिंडियाँ 50 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं, मूंगरे 100 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, फलियाँ जो है वो 120 रुपये में, जबकि मेथी जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, सब्ज़ मिर्च 80 रुपये में, जबकि शिमला मिर्च जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, बंद गोभी और फूल गोभी जो है वो 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, शलजम 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, चुकंदर जो है वो 80 रुपये में, जबकि इसके साथ साथ जो गाजर और मूली है वो 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए फलों की कीमतों की तो उसकी भी यही सूरत हाल है। मुख्तलिफ किस्म का सेब जो है वो 80 रुपये से लेके और 200 रुपये फ़ी किलो तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अब स्ट्रॉबेरी जो है ख़ास तौर पे वो मार्केट में आना शुरू हो गई है, और स्ट्रॉबेरी जो है वो 320 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इस वक्त जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। जबकि जो मुकामी केला है, अगर केले की बात की जाए तो मुकामी केला जो है वो 80 से 100 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि जो इंडिया और दीगर ममालिक से आने वाला केला है वो 150 रुपये से लेके और 180 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। फ्रूटर जो है वो 120 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि माल्टा, मौसमी और किन्नू जो है वो 120 रुपये से लेके और 150 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लाल अनार जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अमरूद जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि अगर ब्रायलर की कीमत की बात की जाए तो उसकी कीमत जो है वो मुस्तहकम नज़र आती है और किसी भी किस्म की कोई कमी या पेशी जो है उसमें नज़र नहीं आती। और ज़िंदा ब्रायलर जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो मुर्गी का गोश्त है, जो ब्रायलर गोश्त है, वो 145 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि फार्मी अंडे, जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है तो फार्मी अंडे जो है उनकी कीमतों में कमी देखी जा रही है, और फार्मी अंडे जो हैं वो 90 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। हसन अली हमारे साथ मौजूद थे। ज़ैनिश शॉप पर नाज़रीन, अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 522 रुपये किलो में, और मटन है 848 में।
कीमा आपको मिलेगा 540 में और मटन कीमा है 967 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 100 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 145 में। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो बेबी बैक्टी आपको मिलेगी 619 में। रहू फिश 349 और फ्रोजन पिंगासिस फिश फिंगर्स एंड बिस्किट्स जो है वो है 294 में। और इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।